नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स, कहां बांध लाया है मुश्किलों का सैलाब, और महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बकरी चराते चराते कैसे मिल गई एक लड़की को जापान में नौकरी। जन्मदिन का केक खाने के बाद एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। ये घटना पंजाब के पटियाला की है। बताया जा रहा है कि घर वालों ने केक ऑनलाइन ऑर्डर किया था और केक खाने के बाद ही ये त्रासदी हो गई। पूरा परिवार सख्ती में है। पटियाला के इस परिवार में जन्मदिन की पार्टी के बाद घर में मातम पसरा है। 10 साल की बच्ची मानवी की मौत हो चुकी है। घर वालों के मुताबिक 24 मार्च को बच्ची का जन्मदिन था। एक ऑनलाइन कंपनी से केक ऑर्डर किया। शाम करीब 7 बजे केक काटा गया। बताया जा रहा है कि केक खाने के बाद मानवी समेत परिवार के दूसरे लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सबको अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन सुबह बच्ची की मौत हो गई। परिवार के दूसरे सदस्यों की हालत खराब है। 7:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਇਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੇਕ ਹੀ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बेकरी का मालिक फरार है, जबकि बेकरी के 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ड्यूरिंग तफ्तीश हमने इसमें 304 सेक्शन ऐड कर दिया, जो एक नॉन अवेलेबल सेक्शन है, और अकॉर्डिंगली 4 लोगों को नॉमिनेट किया। एक गुरमीत सिंह है, हु इज़ द ओनर ऑफ द शॉप। उसके अलावा 3 एसोसिएट्स रंजीत, पवन और विजय, इनको नॉमिनेट किया गया। और मल्टीपल लोकेशंस पे हमने रेड करके 3 एक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर लिया है और उनका 2 दिन का पुलिस रिमांड भी मिल गया है। जो मेन है ओनर ऑफ द केक हाउस, वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, तो उसके लिए हम रेड कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि बेकरी और ऑनलाइन कंपनी से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। हर साल ईद, होली, दिवाली जैसे त्योहारों से पहले सेहत महकमा और खाद्य सुरक्षा का जो महकमा होता है वो शहरों में अलग अलग जगहों पर छापे डालता है और उसके बाद एक प्रेस नोट भी जारी करता है जिसमें ये बताता है कि कितने हज़ार टन और कितने हज़ार किलो जो हैं वो नकली खाने के पदार्थों को जब्त किया गया है। लेकिन पटियाला की ये घटना हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित करती है कि इन छापों के बावजूद कितने धड़ल्ले से इन खाद्य सुरक्षा निर्देशों की उल्लंघना हो रही है। पटियाला से कैमरा पर्सन राजेश के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। जरा सोचिए पूरा परिवार पर क्या बीत रही होगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि केक या दूसरे खाने का सामान ऑनलाइन मंगाते हैं तो कई सावधानियां बरतें। कोशिश करें कि खाने का सामान जानी पहचानी जगह से मंगाएं। ऑर्डर की पैकिंग जरूर देखें। केक जैसा सामान जल्दी खराब हो जाता है, उसे सूंघ कर देखें। खराब केक से बदबू आने लगती है। सामान में कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आपको एलर्जी है। स्वाद जरा भी अजीब लगे तो बिल्कुल ना खाएं। और अब उत्तर प्रदेश की खबर, जहां के सोनभद्र जिला पर कन्हर नदी पर बांध बनकर तैयार है, लेकिन बांध के निर्माण की वजह से करीब 11 गांव के दर्जनों परिवार विस्थापित हो गए हैं। नदी पर तो बांध बना दिया गया है, लेकिन इन परिवारों पर समस्याओं का सैलाब आ गया है। कई विस्थापित परिवार ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। सोनभद्र की कन्हर नदी पर बांध बन चुका है। करीब 46 साल लगे इससे बनने में, लेकिन बांध की वजह से विस्थापित हो रहे लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। ना इन्हें सही मुआवजा मिला है और ना ही रहने का ठिकाना। मुआवजा हमारा 83 में मिला, यानी कि 12,000। जमीने के पहले मिला, अबरी में कुछ के नहीं मिला, घर के जमीने का नहीं मिला। बांध बनने से करीब 11 गांवों के लोग विस्थापित हुए। लोगों के घर और खेत तबाह हो चुके हैं। जो लोग पहले खेती करते थे अब मजदूरी के लिए भटकते हैं। किसी तरह लकड़ी बेचकर परिवार चला रहे हैं। हमारा घर जमीन सब डूब गया। हमको मुआवजा नहीं मिला। हम यहाँ आके हम झाला बना के हैं, बनी मजदूरी कर खा रहे हैं। 2,11,000 मिल चुका है। ये सुपाल लवादो के जमाने में, जो कि पैकेज कैंप लगा कर बांटा गया था,
तो बाकी पैसा क्यों नहीं मिला? रिश्वत मांग रहे हैं लोग। कनहर बांध की वजह से यूपी के 11 गांवों समेत झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ गांव आंशिक या पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 11 गांवों में कुल 1044 मूल विस्थापित परिवारों में से 3 पीढ़ी को 7,11,000 रुपए का मुआवजा देने का उत्तर प्रदेश सरकार का प्रावधान है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। पीड़ित परिवार इसे लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार एक हिंदुस्तानी को, इस मुल्क के नागरिक को दिया गया है, उसको कनहर विस्थापितों के लिए भी सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करे। कनहर बांध के कारण विस्थापन की त्रासदी की मार झेल रहे 11 गांव के लोगों की उम्मीदें अब टूटती नजर आ रही है। जिन लोगों को मुआवजा मिल चुका है वो तो अपने नए मकान बनाने में जुट गए हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है वो आज भी आस लगाए हुए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में है जो आज भी दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आते हैं। वहीं अधिकारी बजट आते ही मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। तो उसमें कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा केस मिलता है कि जो उसके पात्र हैं जिनको नहीं मिल पाया है, या फैमिली ट्री में जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होने के बाद अगर कोई छूट गया है तो निश्चित रूप से उनको विस्थापन का लाभ दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि कनहर बांध से सोनभद्र जिले के 108 गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। हर घर नल योजना को भी गति मिलेगी, लेकिन इन दावों के बीच एक सच्चाई इन गांव वालों की परेशानी भी है जो अब बेघर हैं और इनका वर्तमान और भविष्य डूबा डूबा है। सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। और कनहर सिंचाई परियोजना का फायदा यूपी के सोनभद्र के साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ गांवों को मिलना था, लेकिन ये परियोजना गांव वालों के लिए मुसीबत लेकर आई है। कनहर सिंचाई परियोजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 1976 में सोनभद्र की दुद्दी तहसील में अमवार गांव में हुई थी। इस योजना में 108 गांव के करीब 35,000 हेक्टेयर को सिंचित किए जाने का लक्ष्य था। इसे 10 साल में पूरा होना था, लेकिन अब करीब 46 साल हो गए हैं। शुरुआत में इसका बजट सिर्फ 27 करोड़ रुपए था, लेकिन अब तक इस पर 2100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इस साल कपास की खेती का सीजन अब खत्म हो रहा है। विदर्भ के किसान चाहते हैं कि उन्हें बेहतर मुनाफा मिले, इसलिए वहां के कई किसान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बजाय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का रुख कर रहे हैं। क्यों किसानों को पसंद बन रही हैं ये कंपनियां, इसी की पड़ताल करती हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे देश के ही किसान अलग अलग तरह की दिक्कतों से जूझते रहते हैं। कहीं पानी की समस्या तो कहीं फसल के लिए अच्छे पैसे नहीं मिलते। विदर्भ के कपास किसान अपने गांव में बाजार कमेटी का यार्ड होने के बावजूद कपास बेचने अब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का रुख कर रहे हैं। हमारे पास एपीएमसी है नजदीक, लेकिन रेट का बहुत डिफरेंस है। यहाँ 100-150 पर क्विंटल का फर्क आता है। दूसरी बात, काटा वजन जो है बिल्कुल सेफ है, एक किलो भी इधर उधर नहीं है। दूसरी बात, कटौती नहीं है और किसान जितना पेमेंट बोले उतना मिलता, एक दिन में भी मिलता, जबकि तब मिलता। नगद कैश मिलती है, एपीएमसी में नगद कैश मिलती नहीं है। अगर कैश लेना पड़ता है तो 1 रुपया 1.25 रुपये के हिसाब से सैकड़ा कटनी करनी पड़ती है, उसमें भी हमारा लॉस है। किसानों के लिए ये कंपनियां एक बेहतर विकल्प बन रही हैं। इन्हें थोड़े पैसे भी ज्यादा मिल जाते हैं। ये ड्राईलैंड फार्मर जो भी है, इनके लिए ये कंपनी विशेष रूप से जो वहाँ उनका जो प्रोड्यूस है वो खरीदी करती है और अच्छे रेट किसानों को देती है। इसके वजह से किसानों का बेनिफिट हो रहा है। ये किसान अब खुद एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। कांचनी कंपनी से जुड़े 200 लोगों का एक ग्रुप अब कपास की बेल्स बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले साल हमने 500 गोडाउन बनाई थी, जिसको बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया था। इसमें बेनिफिट ये होता है कि जैसे दलाली है, कुछ है, जो प्रॉफिट है किसानों को ही होता है, बाकी लोगों को नहीं होता। इस साल हमारा टारगेट है 600 गार्ड बनाने का। शुरुआत में हम 100 फार्मर से शुरुआत हुई अभी हमारी, और अब तक हमारे पास 9,000 फार्मर जुड़े हुए हैं और हमारा टर्नओवर जो पहले साल में 36 लाख था
वो इस साल अभी इस महीने तक आज तक 80 करोड़ तक पहुंच गए। ड्राईलैंड एरियाज में शायद इंडिया में सबसे बड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होगी। ये किसान पूरा साल मेहनत करते हैं, लेकिन इनके हालात नहीं बदलते। अब ये खुद ही अपनी खेती से मुनाफा बढ़ाने की राह ढूंढ रहे हैं। बरोरा चंद्रपुर से संजय तिवारी की रिपोर्ट। वैसे भी विदर्भ के किसानों की राह कभी भी आसान नहीं रही है। अब आपको बताते हैं कि FPC यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है। FPC यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसमें एक कंपनी और एक सहकारी संगठन दोनों के गुण हैं। मुख्य उद्देश्य किसानों और उत्पादकों की मदद करना है। इससे उत्पादकों को बिचौलियों से भी छुटकारा मिलता है। अगली खबर, एक गरीब घर की बच्ची जो पहले बकरी चराती थी, अब वो जापान जा रही है नौकरी करने। ये कहानी है रोहिणी की, जिसने पहले सारी मुसीबतों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की और अब उसकी जापान में नौकरी लग गई है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हमारी ये खास रिपोर्ट। आंखों में सपने हो, कुछ कर गुजरने का हौसला हो, मेहनत हो तो कामयाबी कदम चूमती है। ये साबित किया है 18 साल की रोहिणी ने। एक बेहद गरीब परिवार में जन्म हुआ, बकरियां चराती थी, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की और अब जापान की एक कंपनी में नौकरी मिली है। मेरे माता पिता ये मजदूरी करते हैं। रोटरी फाउंडेशन की तरफ से विदेशी भाषा आनी चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके बाद मैंने जापानी भाषा सीखना शुरू किया। मैंने जापानी भाषा की पढ़ाई पूरी कर ली है। फाउंडेशन के अध्यक्ष गौतम गंभीर सर ने ये विचार सबके सामने रखा था कि अपने विद्यार्थियों को विदेशी भाषा आनी चाहिए। रोहिणी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के कोलवाड़ गांव की रहने वाली है। पिता अनिल गवई मजदूरी करते हैं। घर के हालात इतने खराब कि गुजारे के लिए बकरियां पालते हैं। रोहिणी को भी अक्सर बकरियों को चराना पड़ता। रोहिणी ने सारी समस्याओं को मात देते हुए 10वीं पास की और फिर कृषि विद्यालय से डिप्लोमा किया। फिर रोहिणी ने जापानी भाषा सीखी। जापान की एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। रोहिणी को जापान में नौकरी मिल गई है। अब मुझे जापान के एक गुड प्रोसेसिंग कंपनी में नौकरी लगी है। मेरी मासिक आय 1,28,000 रहेगी। मैं कल जापान के लिए निकल रही हूँ। गरीब पिता के पास बेटी को जापान भेजने के लिए पैसे नहीं थे, तो घर गिरवी रख दिया। रोहिणी ने खूब मेहनत की और परिवार ने साथ भी दिया। अब रोहिणी अपने सपने को पूरा करने के लिए जापान जा रही है। बुल्ढाना से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आप देख रहे हैं हमारा भारत और अब चुनावों से जुड़ी खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में बड़ी रैली की और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी ने कहा कि ये चुनाव माफिया राज और कानून के शासन के बीच है। उन्होंने कहा कि यूपी ने पीएम मोदी पर पहले भी विश्वास जताया है और इस चुनाव में भी आशीर्वाद मिलेगा। इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे इंडिया गठबंधन के नेता लोकतंत्र बचाओ रैली के जरिए विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, सपा समेत करीब 28 पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र, संविधान, गरीबों को बचाने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन की रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का भी संबोधन हुआ। सुनीता ने अरविंद का जेल से भेजा गया संदेश पढ़ा। उन्होंने केजरीवाल की 6 गारंटियां पढ़ी। और अब सीधे चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इस क्षेत्र में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और बीजेपी और उसके सहयोगियों की इस बार कोशिश है कि 25 में से करीब 22 सीटें जीत जाए वो। यहां पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करना बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। कोशिश ये भी है कि एनडीए के साथियों में किसी तरह की फ्रेंडली फाइट ना देखने को मिले। हमारी ये खास रिपोर्ट।
बीजेपी और एनडीए के मिशन 400 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर पूर्व के राज्यों की 25 लोकसभा सीटें। सहयोगी दलों की ये कोशिश है कि किसी तरह की फ्रेंडली फाइट न हो जिससे वोट कट जाए और सीटों का नुकसान हो। बीजेपी की एक प्रमुख सहयोगी दल है नेशनल पीपल्स पार्टी। मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा ने भी इस बारे में अपने पार्टी के लोगों को सचेत किया है। इस लोकसभा चुनावों में उत्तर पूर्व में एनडीए के सहयोगी दलों ने एक दूसरे को पूरी तरह सहयोग करने का फैसला किया है। मेघालय में एनपीपी को एनडीए का समर्थन है, अरुणाचल में एनडीए के साथी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। आउटर मणिपुर सीट पर हम सब एनपीएफ का समर्थन कर रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में संगमा ने नागालैंड के पीएम नेफ्यू रियो से मुलाकात की और रियो की पार्टी एनडीपीपी को नागालैंड में समर्थन की बात की। इस बार उत्तर पूर्व में बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ फ्रेंडली फाइट रोकने के लिए एक नया स्ट्रैटेजी अपनाया है, जहां पे कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध इस बार लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि बूथ लेवल तक अपने सहयोगियों से तालमेल बैठाना। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहयोगी दलों के दफ्तर जा रहे हैं, पार्टी वर्कर्स से मुलाकात भी कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सबसे पुरानी साथी असम गण परिषद ने इस स्ट्रैटेजी का समर्थन किया है। लेवल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में कमिटी है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी और हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, they are all present here. We are 100% confident. We are AGP is contesting from 2 seats, one from Borpeta and another seat is Dhubri. So you see, not only 2 seats, we are expecting 14 seats out of 14 because situation has completely changed. 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 25 सीट उत्तर पूर्व में है उसमें से 18 सीट एनडीए को मिले थे। इस बार एनडीए का टारगेट 22 सीट है। नकुल रभा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और देश के उत्तर पूर्व में 8 राज्य आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। बीजेपी और सहयोगी दलों ने यहां लगातार पैठ बनाई है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 25 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में एनडीए के दलों ने 18 सीटें यहां से जीती थी। इस बार 2024 में एनडीए का लक्ष्य है कि कम से कम वो यहां से 22 सीटें जीते। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट्स कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए ये कार्यक्रम हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।